मेरे पापा पता नहीं मम्मी के साथ ऐसा क्या करते कि जब भी वो उनके कमरे में सोने जाती तो अगली सुबह वो रोते रोते ही बाहर आती और उनकी हालत भी इतनी ख़राब होती कि उनसे ठीक से चला भी नहीं जाता। एक दिन मम्मी सोई हुई थी, तभी मैं मम्मी की चादर लेकर पापा के कमरे में चली गई, पापा का राज जानने के लिए। फिर पापा ने मुझे मम्मी समझकर जो किया, मेरे होश उड़ गए। जब भी मैं सुबह उठती तो मैं मम्मी को सिसकते हुए देखती। वह मेरे बिस्तर के पास बैठी बुरी तरह रो रही होती। अपनी माँ को ऐसे देखकर मेरा हमेशा दिल तड़प जाया करता था, लेकिन मैं चाहकर भी कभी उनसे कुछ नहीं पूछ सकती थी। अक्सर ही सुबह मम्मी का ऐसा हाल होता था। कुछ समय पहले मैंने एक बार मम्मी से पूछा था कि आखिर वह पापा के कमरे से सुबह सुबह बाहर आकर इतना रोती क्यों हैं, तो मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे डांट दिया। मम्मी जब भी उनके कमरे से निकलती तो मम्मी का हुलिया बहुत ही अजीब सा होता। उनके बिखरे हुए बाल और अस्त व्यस्त कपड़े एक अजीब सी कहानी बयान कर रहे होते। ये सिलसिला कुछ साल पहले से ही शुरू हुआ था और जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मेरे लिए ये सब कुछ अचंभित सा होता जा रहा था। मेरे अंदर एक जुनून सा पैदा हो गया था कि मेरा बाप आखिर मेरी माँ के साथ रात भर क्या करता है। इस सवाल ने मुझे बेचैन सा कर दिया था। मैं 16 साल की हो चुकी थी और अब बहुत सी बातें अच्छी तरह समझने लगी थी। मम्मी का रोता हुआ चेहरा देखकर मुझे कोई मजबूरी सी लगती थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि जब मम्मी कमरे से निकलती तो वह रो रही होती और जब पापा कमरे से निकलते तो उनके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट होती थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वह अभी भी बिल्कुल जवान हों। वह हमेशा कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते, जैसे बहुत खुश हों। और इधर मम्मी का हाल ऐसा होता था कि मम्मी पापा के कमरे से निकलने के बाद दोबारा उनके सामने जाने से भी डरती थीं। वह उनका नाश्ता या खाना भी मेरे हाथ से ही उनके कमरे में भिजवाती। खुद वो सारा वक्त किचन में खड़ी रहती और आंसू बहाती रहती या तो बाथरूम में बंद हो जाती। मम्मी की हालत देख देख कर मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। मैं 11वीं क्लास में पढ़ती थी और पापा को नाश्ता देने के बाद मैं अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाया करती थी, लेकिन सारा वक्त मेरे दिमाग में मम्मी का ख्याल घूमता रहता। मैंने कभी किसी सुबह पापा को परेशान या बेचैन नहीं देखा था। वह हमेशा ही बहुत खुशी से नाश्ता करने बैठते और उनका चेहरा बहुत खुश दिखता था, जबकि मम्मी को देखकर ऐसा लगता कि किसी भी पल मम्मी को कुछ भी हो जाएगा। अक्सर मैंने नाश्ता बनाते हुए मम्मी के शरीर को कपकपाते हुए भी देखा था। मेरा दिल चाहता था कि मैं मम्मी से पूछूं कि पापा रात को उनके साथ ऐसा क्या करते हैं जो उनका इतना बुरा हाल हो जाता है। मगर पापा के नाम पर मम्मी के चेहरे पर खौफ नजर आने लगता था। मम्मी हर रात पापा के कमरे में सोने के लिए जाना नहीं चाहती थीं, बल्कि वह मेरे साथ ही सोना चाहती थीं। लेकिन जब पापा बुलाते तो उन्हें जाना पड़ता। इस सब के कारण मैं स्कूल में अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी और ना ही घर पर मेरा दिल लगता था। मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी भी तरह अपनी माँ को पापा के कमरे में ना जाने दूँ, लेकिन मैं पापा को मना नहीं कर सकती थी। पापा तो मेरे सामने मम्मी के साथ बहुत ही प्यार से पेश आते थे। घर के माहौल ने मुझे इस कदर परेशान किया हुआ था कि मैं यूनिट टेस्ट में फ़ेल हो गई। मैंने मम्मी पापा को रिज़ल्ट नहीं बताया, लेकिन मेरी सहेलियां मेरे रिज़ल्ट से बहुत हैरान थीं, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। मेरी बेस्ट फ्रेंड रिया बार बार मुझसे पूछने लगी कि मेरा ध्यान कहाँ रहता है, तो मैंने उसे मम्मी और पापा के बारे में बता दिया। वो मुझसे बोली, तुम्हारे पापा अंग्रेजी फिल्में तो नहीं देखते हैं माला? रिया ने अचानक से सवाल किया। मैं उसकी बात सुन हक्का बक्का सी रह गई। फिल्म का इस सब से क्या कनेक्शन? वह मुझे सवालिया निगाहों से देख रही थी। मैंने कहा, मैं समझी नहीं, तो उसने बात बदल दी। लेकिन मेरी सोच उसकी बात पर अटक गई। आखिर रिया ने ऐसा क्यों कहा? मैं घर वापस आई तो मम्मी के बचपन के दोस्त अमित अंकल बैठे हुए थे। वह अक्सर दोपहर को हमारे घर आते थे।
मम्मी की बचपन से ही उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। मम्मी बताती थी कि वह दोनों बचपन में एक साथ रहते थे। फिर अमित अंकल सिंगापुर चले गए और मम्मी की शादी पापा से हो गई। मम्मी की शादी को 18 साल हो चुके थे और मैं उनकी इकलौती बेटी थी। कुछ साल पहले शायद सब कुछ ठीक था या फिर मैं ही छोटी और नासमझ थी, लेकिन कुछ सालों से मुझे मम्मी की हालत समझ आने लगी थी। मैं जान गई थी कि मेरा बाप अच्छा आदमी नहीं है और इसी बात ने मेरे दिल में अपने बाप के लिए नफरत पैदा कर दी थी। अमित अंकल साल भर पहले ही इंडिया वापस आए थे और मम्मी से मिलने के लिए अक्सर आते थे, लेकिन मम्मी को उनका आना अच्छा नहीं लगता था। अमित अंकल के जाने के बाद मम्मी अक्सर मुझसे कहती कि अगर तुम्हारे पापा को पता चला कि अमित मिलने आता है तो बहुत बुरा होगा। मैंने माँ को तसल्ली दी कि पापा को कैसे पता चलेगा, पापा सुबह काम पर जाते हैं, रात को ही घर आते हैं। मुझे तो अमित अंकल बहुत अच्छे लगते थे। उनका बिहेवियर बहुत फ्रेंडली था। वह जब भी आते तो मम्मी का मूड अच्छा करके जाते। मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें लेकर आते। पापा की आमदनी इतनी कम थी कि गुजर बसर भी मुश्किल से होता था। मम्मी ना जाने कैसे पापा जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार रही थीं। रात में मैंने अपना और मम्मी का बिस्तर लगाया और मम्मी के साथ आंखें बंद करके लेट गई। थोड़ी देर में पापा मेरे कमरे में आ गए। मम्मी मेरे साथ ही सोने के लिए लेटी हुई थीं। पापा ने उन्हें साथ चलने को कहा तो मम्मी ने धीमी आवाज़ में इनकार किया। मैं आंखें बंद किए लेटी रही। मैं सुनना चाहती थी कि पापा मम्मी से आखिर क्या कहते हैं। पापा बोले, चलो ना रागिनी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, वादा। पापा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी जिसमें प्यार की मिठास थी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो। मम्मी ने एक बार फिर इनकार किया। तुम्हें सोचना चाहिए, अब हमारी बेटी जवान है, वह सवाल करने लगी है, लेकिन तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मम्मी ने धीमे लहजे में पापा को जवाब दिया। पापा ने ज़बरदस्ती मम्मी को हाथ पकड़कर उठाया और अपने साथ लेकर चले गए। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। पापा मम्मी के साथ न जाने क्या करते थे और रिया की अंग्रेजी फिल्म वाली बात भी मेरे दिमाग में अटक गई थी। इसीलिए मैंने मम्मी के जाते ही तुरंत फ़ोन पर अंग्रेजी फिल्म को लेकर ढूंढना शुरू कर दिया। फिर मैंने जो पढ़ा देखा, होश उड़ गए। मैं समझ गई कि रिया ऐसा क्यों कह रही थी। 2 घंटे गुजर गए थे, लेकिन मम्मी वापस नहीं आई। मैं बाथरूम जाने के लिए कमरे से बाहर निकली। मम्मी थोड़ी ही देर में मेरे पीछे चली आईं। मैंने एक गहरी नज़र मम्मी पर डाली। उनके बाल बिखरे हुए थे। इस बात ने मुझे चौंका दिया। मैंने देखा कि मम्मी का ब्लाउज़ वहाँ पर फटा हुआ था। जब मम्मी ने देखा कि मैं उन्हें देख रही हूँ तो उन्होंने जल्दी से अपनी साड़ी के पल्लू से खुद को अच्छी तरह लपेट लिया। मेरे सामने ही मम्मी ने सुबह सही कपड़े पहने थे, लेकिन फिर अचानक मम्मी की आस्तीन कैसे फट गई। मम्मी मुझसे बोली कि मैं इतनी रात को क्यों जाग रही हूँ, तो मैंने झूठा बहाना बनाया कि मैं अभी उठकर बाथरूम आई थी। मम्मी मेरे साथ वापस मेरे कमरे में आ गईं। मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर ली, लेकिन मुझे मम्मी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठकर अपनी मम्मी को तसल्ली दूं, लेकिन मैं अपनी जगह चुपचाप लेटी रही। अगली सुबह पापा ऐसे तैयार होकर कमरे से निकले थे जैसे कल कोई बात नहीं हुई हो। पापा की आमदनी कम थी, लेकिन पापा हमेशा खुश रहते, मुस्कुराते रहते। काम पर हमेशा ऐसे तैयार होकर जाते जैसे कोई बड़े आदमी हो। मैं नफरत भरी निगाह से पापा के आगे नाश्ता रखकर स्कूल चली गई। सारा दिन स्कूल में भी मेरा दिमाग मम्मी के फटे हुए आस्तीन की तरफ था। स्कूल से वापसी पर मुझे अमित अंकल मिल गए। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। अमित अंकल ने गौर से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि तुम परेशान क्यों हो। मैं इस कदर जज्बाती हो चुकी थी कि मैंने अमित अंकल को सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर अमित अंकल कहने लगे कि तुम्हें अंदाज़ा है कि तुम्हारा बाप अच्छा आदमी नहीं है, तो तुम अपनी माँ को अपने बाप से आज़ादी क्यों नहीं दिलवा देती। कब तक तुम दोनों उसके चक्कर में पड़े रहोगे। अमित अंकल ने बहुत ही फिक्रमंदी से मुझे एडवाइस दी थी, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं पापा को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। पापा ने मेरे साथ कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी।
फिर मैं पापा को जालिम कैसे कहती? मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि बंद दरवाजे के पीछे मम्मी और पापा के दरमियान क्या वही होता है जो मैं सोच रही थी। अमित अंकल की बात सुनकर मैं सोच में डूब गई। बहुत सोचने के बावजूद भी मुझे पापा की कोई ऐसी बात याद नहीं आई थी जिससे उन्हें मैं जालिम करार देती। लेकिन मम्मी के आंसू पापा को जालिम साबित करते थे। अमित अंकल मुझे स्कूल से लेकर घर चले आए। मम्मी हम दोनों को देखकर खुश हो गई थीं। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए सोने के लिए चली गई। अमित अंकल मम्मी से बातें करने लगे। मम्मी को पापा के कमरे में गए 4 दिन गुजर चुके थे और पिछले 4 दिन से मम्मी मेरे साथ मेरे कमरे में सो रही थीं। मम्मी जब मेरे पास रहती तो बिल्कुल अच्छी और बेफिक्र रहती थीं। पापा का रवैया तो हमेशा एक जैसा ही रहता था। जिस दिन वह मम्मी को अपने कमरे में ले जाते उस दिन वह रोजाना से ज़्यादा खुश होते थे। 5वें दिन पापा मम्मी को फिर अपने कमरे में ले गए। मम्मी जब सुबह पापा के कमरे से निकली तो वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थीं। मैंने मम्मी से पूछा कि आपके पाँव में क्या हुआ है, तो कहने लगी, छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दिया करो और दिल लगाकर पढ़ाई करो। अगर तुम्हारा 11वीं का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो तुम्हारे पापा मुझे ही जिम्मेदार समझेंगे। मम्मी की आंखों में आंसू थे। मैं जब पापा को नाश्ता देने गई तो पापा मुझे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। पापा के लहजे में इतना शहद था कि मैं पापा का दोगलापन हैरान थी देखकर। पापा किसी तरह भी जालिम नज़र नहीं आते थे, जबकि मम्मी की हालत पापा के जुल्म की दास्तान सुनाती थी। मैंने पापा से कहा कि मुझे मम्मी के बगैर नींद नहीं आती, आप मम्मी को रात को अपने पास न बुलाया करें। मेरी बात सुनकर पापा मुस्कुराने लगे। कहने लगे, मैं तो कभी कभी तुम्हारी माँ को अपने पास बुलाता हूँ। मेरा भी तुम्हारी माँ पर हक है और तुम्हारी तरह मैं भी तुम्हारी मम्मी को प्यार करता हूँ। पापा की बात सुनकर मेरा खून खौल उठा था, क्योंकि उनकी मोहब्बत के नज़ारे मैं आए दिन देखा करती थी। लेकिन पापा से कुछ बोलने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए खामोशी से स्कूल के लिए चली गई। स्कूल में टीचर पढ़ाते हुए हमें समझा रही थी कि कभी भी पूरा सच जाने बगैर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। आधा सच हमेशा बहुत खतरनाक होता है, जो इंसान को बर्बाद करके रख देता है। टीचर की बात ने मेरे दिमाग में जगह बना ली। मैंने सोच लिया कि पापा का पूरा सच मैं जान कर रहूंगी और फिर अपनी माँ को पापा से आज़ादी दिलवा दूंगी। अमित अंकल ने मुझसे वादा किया था कि वह हर वक्त मेरी मदद करने को तैयार रहेंगे। छुट्टी के बाद रिया ने कहा, चल आज गोलगप्पे खाते हैं। जब मैं गोलगप्पे खा रही थी तभी मैंने सामने की कॉलोनी में अमित अंकल की गाड़ी को जाते देखा। उनकी गाड़ी वहां देख मुझे अचंभा हुआ, क्योंकि कल मम्मी ने मुझे बताया था कि अमित अंकल 2 हफ्ते के लिए सिंगापुर गए हुए हैं। उनकी गाड़ी कुछ दूर जाकर ही रुक गई और वह उतरकर एक घर में चले गए। मैंने सोचा मैं जरा जाकर देखती हूँ। मैं रिया से वहीं रुकने को कहकर तुरंत दौड़कर उस घर के पास गई तो उसकी खिड़की खुली हुई थी, जहां से मैंने देखा कि अमित अंकल अंदर सोफे पर एक औरत के गले में हाथ डाले हुए बैठे थे और दूसरे हाथ से उसका हाथ सहला रहे थे। फिर मैं वहां से चली आई। मुझे लगा कि यह उनका निजी मामला है, मुझे इससे क्या। घर आकर मैंने सोचा कि आज मैं पापा की असलियत जानकर रहूंगी। मैं बिल्कुल अपनी माँ की जैसे दिखती थी। मैं उम्र में 16 साल की थी, लेकिन शरीर और लंबाई से मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी। रात मैंने खुद ही अपनी माँ को नींद की दवा देकर सुला दिया और खुद अपनी माँ के कपड़े पहन ऊपर से शॉल ओढ़कर पापा के कमरे में चली गई। पापा के कमरे में बहुत हल्की रोशनी थी। पापा अंधेरे की वजह से मुझे मम्मी समझ बैठे थे। वो बोले, मेरी खुशनसीबी है रागिनी कि आज तुम खुद चलकर मेरे कमरे में आई हो। पापा बहुत ही खुशी से मेरे करीब आए और मुझे पकड़कर अपने बराबर में बिठा लिया। पापा के बराबरी में बैठकर मेरा शरीर कांप रहा था। मैं नहीं जानती थी कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन आज मैं पूरा सच जानना चाहती थी। पापा बहुत प्यार से कहने लगे, रागिनी बेटी जवान हो रही है। यह कहकर तुम मुझसे इस कदर दूर हो गई हो कि मुझे ज़बरदस्ती तुम्हें अपने कमरे में बुलाना पड़ता है। मेरा भी तो तुम पर कुछ हक है। मैं मानता हूँ कि हमारी बेटी जवान हो रही है, लेकिन वह इतनी छोटी भी नहीं है कि उसे यह समझ ना हो कि माँ बाप एक कमरे में एक साथ रहते हैं और उसे भी तो थोड़ी प्राइवेसी की ज़रूरत होती होगी। तुम थक गई होगी, चलो सो जाओ। मैं तो तुम्हें अपने करीब देखकर ही खुश हो जाता हूँ।
पापा को अंधेरे की वजह से मेरा चेहरा नज़र नहीं आ रहा था और पापा ने खुद ही अपने तकिए पर मुझे लिटा दिया। वह बहुत आहिस्ता आहिस्ता मेरे कान के करीब होकर बातें करने लगे। वो बोले, मैंने अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा जमा कर लिया है, जिससे माला की शादी धूमधाम से करेंगे। उसके बाद जो कुछ पापा ने कहा वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। वह कह रहे थे, मैं जानता हूँ कि अमित इंडिया वापस आ गया है, लेकिन रागिनी, मैं तुम्हें बता दूँ कि वह इंसान ठीक नहीं है और ना ही उसकी नीयत अच्छी है। पहले भी एक बार वह तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश कर चुका है और अब तो हमारे घर जवान बेटी भी है, इसलिए तुम सावधान रहना। पापा को अभी तक मालूम नहीं था कि मैं मम्मी नहीं बल्कि उनकी बेटी हूँ। कुछ ही देर बाद पापा को नींद लग गई। काफ़ी देर तक मैं पापा के पास लेटी रही, लेकिन पापा तो बहुत गहरी नींद सो चुके थे। मैं खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल आई। पापा ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिससे मुझे कुछ भी गलत लगता, लेकिन अमित अंकल और मम्मी को लेकर मेरे दिल में बहुत से सवाल पैदा हो चुके थे। अगले दिन जब मैं स्कूल से वापस लौटी तो घर के बाहर ही अमित अंकल की गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं चोरों की तरह दबे पांव घर में घुस गई। मम्मी और अमित अंकल मेरे कमरे में एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। उन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं था। फिर जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह सच जिसे जानने के लिए मैं बेताब थी वह इस कदर भयानक होगा। मम्मी अमित अंकल से हंस कर कह रही थी कि मैंने माला के दिल में उसके बाप के खिलाफ नफरत का बीज बो दिया है और अब वह दिन दूर नहीं जब मेरी बेटी अपने बाप के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। वह बुड्ढा ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ इस रिश्ते में बांध कर रखे हुए है, लेकिन अब मैं आज़ादी चाहती हूँ। वह मुझे कमरे में लेकर जाता है और मुझसे बात करते करते ही सो जाता है, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ तो अपना हुलिया खुद ही खराब कर लेती हूँ। मैंने माला के दिल में यह बात अच्छी तरह बिठा दी है कि उसका बाप मुझ पर जुल्म करता है। एक दिन तो मैंने खुद ही अपने ब्लाउज़ की बाँह फाड़ डाली। मैं चाहती हूँ कि जब मैं उस बूढ़े से आज़ादी की बात करूँ तो मेरी बेटी मेरी ढाल बन जाए और मुझे अपनी माला को छोड़कर उसके घर से ना निकलना पड़े। माला खुद ही इस दुनिया को मेरी बेगुनाही और अपने बाप के जुल्म की दास्तान सुना देगी और मैं माला को लेकर तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल हो जाऊंगी। अमित अंकल हंसते हुए कहने लगे कि हाँ, मैंने भी माला से कह दिया है कि उसे जब भी मेरी मदद की ज़रूरत होगी मैं चला आऊँगा। मम्मी अमित अंकल से कहने लगी कि पहले की तरह तुम मेरे साथ बेवफाई ना करना। एक बार पहले भी तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए थे। उस वक्त मेरे पति ने मुझे माफ़ करके अपना लिया था। अमित अंकल मम्मी के हाथ पकड़कर कहने लगे कि मैंने बहुत मजबूरी में तुम्हारा हाथ छोड़ा था, क्योंकि मेरे घर वाले इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे कि मैं शादीशुदा औरत से रिश्ता रखूं, लेकिन अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मैं पूरे दिल से तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपनाऊंगा। बस माला को किसी भी तरह ये सच पता ना चले कि उसका बाप जालिम नहीं बल्कि हम उसे जालिम साबित करना चाहते हैं। अब माला ही है जो हम दोनों को एक करवा सकती है। उनकी बातें सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। मेरी माँ सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे बाप को भी धोखा दे रही थी और वह मेरे बाप के घर में बैठकर एक दूसरे आदमी के साथ मिलती थी और नए रिश्ते की बातें कर रही थी। मुझे पापा की बात याद आ गई कि अमित ने पहले भी हमारा घर उजाड़ने की कोशिश की थी। मैं बहुत कुछ जान चुकी थी। तभी मुझे वह दिन याद आया जब मैंने अमित अंकल को एक दूसरी औरत के साथ बाहों में बाहें डाले देखा था। मैंने सोचा मम्मी एक धोखेबाज आदमी के लिए मेरे शरीफ पिता को धोखा दे रही हैं। जो गलती वह पहले कर चुकी हैं वही दोबारा से दोहरा रही हैं। मेरी माँ अब तक समझ नहीं पाई कि यह आदमी कितना बड़ा धोखेबाज है, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी माँ की आंखें खोल कर रहूँगी। 2 दिनों के बाद मैं स्कूल नहीं गई। मैंने दोपहर को मम्मी से पूछा कि अमित अंकल क्यों नहीं आए, तो वह बोली कि वह कुछ दिनों के लिए सिंगापुर गए हुए हैं। मैंने मम्मी से कहा कि आपके और अमित अंकल के बीच में क्या चल रहा है। मेरी बात सुनकर मम्मी समझ चुकी थीं कि उनके झूठ का पोल खुल चुका है, इसलिए बिना झिझक के मम्मी ने मुझे सारा सच बता दिया।
मम्मी शादी से पहले अंकल से प्यार करती थीं, लेकिन अमित अंकल उनसे शादी करने की बजाय सिंगापुर जाकर नौकरी करने लगे और मम्मी की मोहब्बत को छोड़कर अपना करियर चुन लिया। मम्मी के घर वालों ने मम्मी के लिए पापा को पसंद कर लिया। मम्मी जवान और खूबसूरत थीं, जबकि पापा उम्र में 11 साल बड़े थे और पापा सांवली शकल सूरत के थे, जबकि अमित अंकल बहुत हैंडसम थे। मम्मी के लिए पापा का रिश्ता घर वालों की मर्जी से था और मम्मी ने अपने घर वालों की ज़बरदस्ती पर पापा से शादी तो कर ली, लेकिन वह कभी पापा को दिल से अपना नहीं पाई थीं। ज़बरदस्ती का यह रिश्ता मम्मी के लिए किसी बोझ की तरह था, लेकिन मम्मी इस रिश्ते को किसी तरह चला रही थीं कि तभी शादी के 2 साल के बाद ही मैं माँ की गोद में आ गई थी। मम्मी की शादी के 9 साल बाद अमित अंकल सिंगापुर से कुछ दिन के लिए वापस आए तो उनके दिल में मम्मी को देखकर एक बार फिर से जज्बात जाग उठे। मम्मी भी बचपन की मोहब्बत और अपने जज्बातों के हाथों मजबूर होकर अमित अंकल से चुपके चुपके मुलाकातें करने लगीं। लेकिन कुछ ही दिनों में यह बात मेरी दादी को पता चल गई और उन्होंने सारे खानदान में मेरी माँ की इज्जत को उछालना शुरू कर दिया। पापा मम्मी से सच्ची मोहब्बत करते थे, इसीलिए उन्होंने मम्मी को बदनामी से बचा लिया और सारी बातों को झूठा साबित कर दिया। जब पापा ने मम्मी का साथ दिया तो सारा खानदान अपने आप ही खामोश हो गया। उस वक्त इतने हंगामे की वजह से मम्मी ने अमित अंकल से दूरी बना ली और अपने जज्बातों को दबा लिया। लेकिन उन जज्बातों को एक बार फिर अमित अंकल ने दोबारा आकर जिंदा कर दिया। अंकल हमेशा के लिए इंडिया आ गए थे, बस काम पड़ने पर सिंगापुर जाते थे, ऐसा उन्होंने मम्मी को बताया और एक बार फिर वह मम्मी के पीछे दीवाने हो गए थे। मम्मी को तो पहले ही दिन से पापा पसंद नहीं थे, हमारे हालात भी कुछ खास नहीं थे, जबकि अमित अंकल के पास सिंगापुर का पैसा था और मम्मी के लिए पापा को छोड़ना कुछ मुश्किल नहीं था। लेकिन दिक्कत यह थी कि पापा मुझे भी बहुत प्यार करते थे और मम्मी भी मेरे बगैर नहीं रह सकती थीं। इसलिए मम्मी ने जानबूझकर यह सारा खेल रचाया और मेरी नज़रों में पापा को गलत साबित कर दिया। मम्मी हमदर्दी बटोर कर मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थीं, इसीलिए मेरे सामने पापा को जालिम साबित किया और खुद बेचारी बनकर रहने लगीं। इतने समय से मैं यही सोचती थी कि पापा तो कभी ऊंची आवाज़ में हमसे बात तक नहीं किया करते, फिर वह बंद कमरे में माँ पर जुल्म कैसे कर सकते हैं। मैंने माँ से साफ साफ कह दिया कि अगर आपको अमित अंकल के घर जाना है तो आप जा सकती हैं, लेकिन मैं अपने भोले भाले पापा को छोड़कर नहीं जा सकती। अमित अंकल जो पहले ही मम्मी को 2 बार छोड़ चुके थे, मम्मी उनसे न जाने कैसे तीसरी बार उम्मीद लगाकर बैठी थीं। मम्मी बोली कि तुम नहीं जानती, अमित मुझे और तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है। तो मैंने कहा कि आज मैं आपकी आंखों पर बंधी हुई झूठ की पट्टी हटाकर रहूँगी। फिर मैं उन्हें अपने साथ उस घर में लेकर गई जहाँ मैंने उस दिन अमित अंकल को देखा था। मैं जैसे ही उस खिड़की के सामने पहुंची तो अमित अंकल गलत अवस्था में उस औरत के साथ थे। यह देख मम्मी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई और उनकी आंखों में खून उतर आया। मैंने मम्मी से कहा, अमित अंकल जब भी आपसे यह कहकर जाते थे कि वह सिंगापुर जा रहे हैं, तब वह यहीं इस औरत के साथ रहते थे। मम्मी तुरंत ही घर के अंदर घुस गईं और दरवाज़ा खटखटाने लगीं। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुला और मम्मी ने अंदर घुसते ही 3-4 तमाचे अमित अंकल के मुंह पर बरसा दिए। तो अमित अंकल कहने लगे कि रागिनी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मम्मी ने कहा, आज के बाद तू मेरा नाम तक मत लेना और अगर मेरे घर के आसपास भी दिखा तो मैं पुलिस में तेरे खिलाफ FIR दर्ज करवा दूंगी। मम्मी की धमकी सुनकर अमित अंकल बौखला गए और बोले, तुझे क्या लगता है मैं तेरे प्यार में पागल था? अरे मेरी नज़र तो तेरी इस जवान लड़की पर थी। मैंने सोचा था कि तुझे अपने जाल में फंसाकर तेरी इस लड़की के साथ मज़े करूँगा। तो जैसी बुढ़ी के साथ कौन अपना समय खराब करता। अमित अंकल के इरादे जानकर हम दोनों माँ बेटी दंग रह गए।
मम्मी ने तुरंत ही मेरा हाथ पकड़ा और वह मुझे घर ले आईं और फूट फूट कर रोने लगीं। मैंने मम्मी से कहा कि अगर मेरे सामने सच ना आता तो शायद मैं कुछ गलत फैसला कर बैठती, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया था और आपकी भी बातें अपने कानों से सुन ली थीं। आज मम्मी को पता चला था कि अमित अंकल मम्मी के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए हमारे घर के चक्कर काट रहे थे। वह बहुत ही चालाक और मक्कार इंसान थे। उन्होंने मेरी माँ की मोहब्बत को पूरी तरह अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया था। मम्मी को आज एहसास हुआ कि जज्बात की धारा में बहकर वह कितना बड़ा गुनाह करने जा रही थीं। अगर मुझे सच पता ना चलता तो मम्मी और मैं उनके साथ चले जाते और वो मेरी इज्जत को तार तार कर देते। न जाने कौन सा अच्छा काम हम दोनों माँ बेटी के काम आ गया था कि हम अमित अंकल के चुंगल से निकल गए थे। मम्मी ने मुझसे माफ़ी मांगी कि उनकी नादानी की वजह से वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देती और मुझे शुक्रिया भी अदा किया कि मेरी समझदारी ने उनकी और मेरी दोनों की ज़िंदगी बचा ली। रात को पापा घर लौटे तो मम्मी ने खुद ही पापा के लिए खाना लगाया और अपना बिस्तर भी पापा के कमरे में लगा दिया। पापा की खुशी देखने के लायक थी। पापा सच में मम्मी से बहुत प्यार करते थे और यह उनकी मोहब्बत ही थी जो वह मम्मी की गलतियों को आज तक नज़रअंदाज करते आए। इतने सालों में पहली बार मम्मी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्होंने पापा को दिल से अपनाया था। अगली सुबह पापा और मम्मी हंसते मुस्कुराते कमरे से बाहर निकले थे और मेरे दिल को एक सुकून मिला। कभी कभी हम प्यार के नाम पर ऐसा धोखा खाते हैं कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। इसीलिए हमें हर कदम सोच समझ कर ही उठाना चाहिए। अक्सर हमारी ज़िंदगी में ऐसा ही होता है कि जो हमें प्यार करता है हम उसे प्यार नहीं देते बल्कि कहीं दूसरी जगह प्यार की तलाश में लगे रहते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हम आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाते रहें। थैंक यू।